Hello everyone, myself C. Vishwanath Sharma. The agenda of today basically is logical reasoning a topic, and especially those topics which are considered to be quite difficult for most of the students to understand. And I think you know those topics already. I'll still mark them for you. Three topics especially which are considered to be very difficult और जो बच्चे को समझ में नहीं आते हैं. मैं एक बार टॉपिक का नाम बताता हूँ आपको, which I think you might agree with me. Blood relation, definitely very difficult. Calendar, again something considered to be quite difficult. Then I would say clocks. बाकी सारे टॉपिक्स मोटा मोटी समझ में आ जाता है, बट आई हैव थ्रू माई एक्सपीरियंस नोन दैट दीज थ्री टॉपिक्स आर कंसिडर्ड टू बी डिफिकल्ट. तो ऑब्वियसली माई objective would be कि by the end of this session, which might take around 1 hour or maybe 1.5 hours, maximum 1.5 hours for sure, मैं तीनों टॉपिक को इतने अच्छे से कवर कर लूँ कि अगर इसको आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं, even if this is the first time that you are studying these topics, you will have a grasp on the same. ठीक है, for sure, that is my guarantee. The only requirement is आपको basically अपने साथ पेन और पेपर चलेगा साथ में, और जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको साथ साथ में लिखना पड़ेगा. ठीक है, that is more than enough. Having said that, मेरे पास तीन टॉपिक्स हैं और मैं बेसिकली स्टार्ट करूंगा विथ कैलेंडर. ठीक है, दैट इज टॉपिक नंबर 5 इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग विथ. कंसिडर टू बी डिफिकल्ट, मुझे नहीं लगता. ठीक है, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा. जो मैं एग्जांपल आपके सामने लेने जा रहा हूं, मैं आपके सामने बेसिकली ओपन कर देता हूं एक कैलेंडर ही खुद. ये रहा आपके सामने बेसिकली कैलेंडर है. ऑब्जर्व करें, इस कैलेंडर के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि सर फर्स्ट को मंडे है, सेकेंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, 7 संडे. सर ये तो ठीक है ना, हम क्या करें इसका? ऑब्जर्व करो सिर्फ. ठीक है, 8th को इट इज वापस मंडे. सर मतलब मंडे if it was first, exactly 7 days later, which is a week obviously, 8th को वापस से मंडे होगा. उसमें हम 7 ऐड करेंगे, सब 15th को वापस मंडे आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो आपको यहाँ पे बेसिकली दिख रहा है. ठीक है, जो हमने बेसिकली एग्जांपल देखा था उसके अंदर इट वाज आई थिंक वेरी ऑब्वियस. 1 8 15 22 29 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है सर, ऑब्जर्व क्या करें इसके अंदर? हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर 7 दिन ऐड करने के बाद जो अगला दिन आता है वो बेसिकली सेम ही होता है. सर हाउ डज इट मैटर? एग्जांपल सुनिएगा. अगर मैं आपको बोलूं कि आज 1 तारीख है और आज मंडे है, आप मुझे बताओ 8 दिन हेंस कौन सा दिन होगा? सो वेरी ऑब्वियस, इसमें 7 दिन ऐड करेंगे मतलब 8 आएगा, तो 8 तो मंडे ही होगा. और आपने बोला 8 दिन ऐड करना है, मतलब सर 9th ट्यूसडे हो जाएगा. सर मतलब कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि सर आपका जो भी फिगर है, ठीक है, जो भी जैसे मैंने 8 दिन बोला था, 8 डेज के बाद दिन बताओ. ये 8 डेज के अंदर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 7 डेज एंड 1 डे. ये बेसिकली हो जाता है 1 वीक. सर 1 वीक क्यों हो जाता है? बिकॉज इट इज 7 इज डिविजिबल बाय 7. मतलब एक दिन बच गया, इसको हम बोलते हैं, आज क्या बोलेंगे इसको हम, ऑड डेज. ये ऑड डे है, एक दिन जो 7 की टेबल में डिवाइड नहीं हो रहा. सर अगर डिवाइड हो रहा होता तो वापस मंडे ही तो आता. अगर 7 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या निकल के आता है कि सर वापस मंडे ही आता. पर हमारे केस में क्या हुआ, एक ऑड डे है, तो हमको इसमें एक डे ऐड करना पड़ेगा, इसलिए आंसर ट्यूसडे आया. हो सकता है आपको अभी भी क्लियर ना हो. मैं वापस एक बार बोलता हूं. अगर मैं आपको बोलता हूं किसी दिन के अंदर 10 दिन ऐड करो और मुझे बताओ कि कौन सा डे होगा. नाउ बिकॉज 10 इज अ लेस नंबर ऑफ डेज, आप काउंट कर सकते हो, पर हम उसको भी लॉजिकली काउंट करने की ट्राई करते हैं. सर लॉजिकली काउंट कैसे होगा? देखो अगेन सेम हम मेथड फॉलो करेंगे.
इसको डिवाइड करेंगे 7 एंड 3 के अंदर। 7 एंड 3 में क्यों करा? बिकॉज दिस इज 1 होल वीक। मतलब आज जो दिन है 7 दिन ऐड करने के बाद अरे वापस से वही दिन आने वाला है। तो अगर आज मंडे है 7 दिन ऐड करूंगा तो वापस मंडे ही आएगा। तो मुझे ऐड कितना करना है? 10 दिन ऐड करना है। तो मैं आज से 7 दिन ऐड किया, मतलब वापस मंडे पे आके खड़ा हो गया। बचा कितना? 3 और दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज द आंसर। मतलब पूरा गेम है आपका ऑड डेज फाइंड करने का। आपने ऑड डे फाइंड कर लिया, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, मैं करके बताता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, 7-8 क्वेश्चन एटलीस्ट आई डू। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। तो हमारे नोट्स हैं प्रूविंग्स के। ठीक है, आपने नाम सुना ही होना चाहिए इसका। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट्स एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर कंपनी सेक्रेटरीज अक्रॉस इंडिया। ठीक है, व्हाटएवर। हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से, विच टू मी इज फिफ्थ। हम फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुनिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है सर, जनवरी 1 2007 को मंडे था, तो जनवरी 1 2008 को कौन सा डे होगा? सर ऑब्वियसली सेम तो नहीं होगा। तो मुझे इतना पता है कि सर 2007 के अंदर इट वाजंट अ लीप ईयर। 2007 के अंदर वी बेसिकली हैड 365 डेज। अब तो काउंटिंग नहीं कर सकते ना सर, अब क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला। आप देखो 7 से कितना डिवाइड हो जाता है, करके देखें एक बार। चल मैं करके बताता हूं आपको। 365 डिवाइड बाय 7, 7 5 35, 1 5, 7 2 14, 1 रिमाइंडर बचा। एंड दैट इज व्हाई वी से कि सर एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं, बस 52 into 7। ठीक है, 52 वीक्स। सर बचा क्या? एक ऑड डे बच गया जो 7 से डिवाइड नहीं हो पाया। सर मतलब अगर आज मंडे है तो 364 डेज ऐड करने के बाद मंडे ही तो आएगा। 7 14 21 28, बस साथ साथ ऐड करते जाऊंगा मैं अगर, तो सेम डे रिपीट होता जाएगा। एक दिन बच गया। इस एक दिन को हम बोलते हैं ऑड डे, जो डिविजिबल नहीं है 7 के टेबल के अंदर। तो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर विच आई कैन सी, सर 1 जनवरी 2007 को मंडे था, तो व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन 1 जनवरी 2008? एक ऑड डे है ऐसा हमने फाइंड करा, देयर इज 1 ऑड डे। तो क्वेश्चन आता है कि सर फिर आंसर क्या आएगा? मैं क्यों बताऊं, आप निकाल के बताओ। अगर 1 जनवरी 2007 को मंडे है, तो अगर एक ऑड डे होगा यहां से लेके यहां तक, तो दिन कौन सा आएगा सर? दैट इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। आई थिंक आंसर आ गया होगा, ट्यूसडे। कि सर एक ऑड डे था, ऐड करना था, तो हमने एक ऑड डे ऐड करा, तो ट्यूसडे आ गया। कितना सिंपल हो गया। तो पूरा गेम सिर्फ इस चीज का है कि सर आप डिवाइड बाय 7 करो और फाइंड कर लो कितने ऑड डेज आ रहे हैं। अगर ऑड डेज आ रहे हैं, इन दैट केस उतना अपन को ऐड या माइनस, जैसा क्वेश्चन ने बोला अपन को वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, चल एक और क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ, 1 जनवरी 2008 इज ट्यूसडे। व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज इन 1 जनवरी 2009? आप फटक से आंसर दोगे सर वेडनेसडे। नहीं बाबा, रुक, चिल, इतना घाई नहीं। तो साल देख, साल 2008 का है, मतलब लीप ईयर वाला है। 2000, 2004, 2008, 2012, 16, 20, 24 एंड सो ऑन सो फोर्थ, सब लीप ईयर्स हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर अगर लीप ईयर है तो ऑड डेज 2 हो जाएंगे? सर कैसे निकाला आपने? करके बताता हूं। इसको रब किया मैंने 2008 के अंदर, विच इज द लीप ईयर और विच वॉज अ लीप ईयर, वी हैड 366 days. Okay, 366 divided by 7, 7 5 35, 1 and 6, 7 2 14 and we are left with 2. तो 2 ऑड डेज आ गए। तो जो भी मुझे दिया हुआ है उसके अंदर 2 ऑड डे ऐड हो जाएंगे सर। तो आप मुझे बताओ आपका आंसर बेसिकली क्या आ रहा है? मैं वेट कर रहा हूं, या मैं लिख देता हूं जो हमने डिस्कस किया अभी, +2 ऑड डेज। सब प्लस क्यों लिख रहे हो? बिकॉज हमें 2008 से 2009 में जाना है, आगे जाना है। तो +2 ऑड डेज। तो अगर आज 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे था,
तो दोनों ऐड करने के बाद वेडनेसडे एंड थर्सडे विल बी द आंसर एंड हियर वी गो। कितना सिंपल है। एक और करें, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है। जब तक वो कंफर्टनेस नहीं आता जाता आप मुझे सुनते रहो, जैसे आपको लगता है कंफर्टनेस आ गया आप फटाक से पॉज करो एंड फिर अगला क्वेश्चन खुद करो, एंड दैट इज हाउ यू गेन कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब देख ये दो क्वेश्चन थे जहां पे हम आगे जा रहे थे, 2007 से वी वेंट टू 2008, ठीक है। यहां से हम आगे गए, यहां पे भी हम आगे गए। अब पहले तीन क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे पीछे जाने वाले। हम 2007 से 2006 जा रहे हैं, हम 2005 से 2004 जा रहे हैं, अगेन हम 2005 से 2004 जा रहे हैं। तो अब तब हम प्लस कर रहे थे, अब हम माइनस कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते चल। सर 6 मार्च 2005 मंडे था, ओके। सर कौन सा दिन होगा 6 मार्च 2004 को? बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करेंगे, हम नहीं कर सकते। सर लॉजिक सुना, हम लॉजिकली पढ़ रहे हैं इसलिए हम गलती नहीं कर सकते, तुक्का नहीं मारे हम लोग, लॉजिकली पढ़ रहे हैं। सर हमने माना 2004 एक लीप ईयर है, हमने माना 2004 एक लीप ईयर है जिसके अंदर फरवरी में 29 डेज होते हैं, आई एग्री। बट देन आप मुझे बताओ हम मार्च 2005 से पीछे जा रहे हैं मार्च 2004 तक। आप मुझे बताओ इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर क्या लीप ईयर टच करेगा कि नहीं करेगा? फरवरी 29 डेज जो होते हैं वो हमारी कैलकुलेशन में टच करेगा कि नहीं करेगा? आपका आंसर आना चाहिए सर नहीं करेगा। सर क्यों? फरवरी लीप ईयर वाला यहां पे बैठा हुआ है, फेब 2004 वो यहां बैठा हुआ है। हम कहा जा रहे हैं मार्च 2005 से पीछे गए फेब 2005, और पीछे गए जनवरी 2005, और पीछे गए दिसंबर 2004, और पीछे गए नवंबर 2004, ऐसे पीछे 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 हम लोग मार्च 2004 तक गए। मतलब वो 20 जो एक्स्ट्रा 29th डे है ना वो कैलकुलेशन में कहीं आया ही नहीं है। वो तो तब आता जब फेब 2004 काउंटिंग में आता, अभी तो काउंटिंग में आ ही नहीं रहा है सर। सर मतलब लीप ईयर यहाँ पे होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। ऑल्दो इट इज 2004 लीप ईयर विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। एंड उसका मैं आपको लॉजिक बताया कि सर कैलकुलेशन के दौरान वो 29th डे ऑफ फेब कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है, हिट नहीं कर रहा है। सर ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका? एक दिन पीछे जाना है, आंसर वुड बी संडे -1 odd day। आई विल रिपीट दिस फॉर यू वन मोर टाइम। सर हम लोग मार्च 2005 से जा रहे हैं मार्च 2004 में, ये हमारा कैलकुलेशन है। हमने माना कि 2004 लीप ईयर है, पर जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस विंडो में कैलकुलेशन के अंदर जो 29th डे ऑफ फेब है वो कहीं आ ही नहीं रहा, टच ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो मार्च 2004 के पहले है। तो लीप ईयर 2004 होने के बाद भी काउंटिंग में नहीं आ रहा है, मतलब नॉर्मल 365 डेज वाला क्वेश्चन हो गया। तो आपको सिर्फ इतना देखना एग्जाम के अंदर कि वो जो लीप ईयर वाला फेब्रुअरी है वो काउंटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो आ रहा है तो 2 odd days, नहीं आ रहा 1 odd day। कितना मस्त क्वेश्चन था सर, नहीं आया समझ में? चल क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसके जैसा ही क्वेश्चन मैंने उसको थोड़ा सा घुमा दिया। सर कैसे घुमाया आपने? इस बार मैंने क्या करा, फेब को कैलकुलेशन में लेकर आया, 8 फरवरी 2005 से 8 फरवरी 2004 में जा रहा हूं। मतलब मैं उस 29th डे वाले फरवरी को काउंटिंग में लेकर आ रहा हूं, जहां हम पीछे ही रहे, बट इस बार वो फेब मेरे को दिख रहा है हिट कर रहा है। सर कैसे हिट कर रहा है? देख, इसको मिटा देता हूं मैं, पूरा मिटा दिया मैंने। कैलकुलेशन देख कहां से कहां पे हो रहा है। फेब 2005 से फेब 2004, 8 फेब 2005 से मैं पीछे जा रहा हूं 8 फेब 2004। इस कैलकुलेशन के दौरान 29 डेज ऑफ फेब्रुअरी पिक्चर में आ रहे हैं, बिकॉज मैं जब पीछे जाऊंगा तो आएगा जनवरी 2005, उससे पीछे दिसंबर 2004, उससे पीछे नवंबर 2004, उससे पीछे अक्टूबर 2004, पीछे गया पीछे गया पीछे गया, एंड बीच में आया सर फरवरी 2004, क्योंकि मुझे जाना है 8 फेब तक पीछे। 8 फेब तक जब मैं जा रहा हूँ तो 29 डेज भी पिक्चर में आएगा, 28 डेज भी आएगा, 27 भी आएगा, 26 भी आएगा, मतलब पूरा फरवरी का वो एक्स्ट्रा 29th डे इज कमिंग इनटू कैलकुलेशन। एंड हेंस यहाँ पे जो ऑड डेज होंगे वो एक नहीं 2 होंगे, बिकॉज लीप ईयर में एज वी डिस्कस्ड
2 ऑड डेज होते हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। और लीप ईयर का कैलकुलेशन यहाँ पे पिक्चर में आ रहा है बिकॉज फेब्रुवरी इज कमिंग इनटू पिक्चर व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज, एंड हेंस यहाँ पे मैं बोलूंगा सर विल गो -2 ऑड डेज। सर माइनस क्यों करा आपने? क्योंकि हम 2005 से 2004 पीछे जा रहे हैं। तो अगर ट्यूसडे था तो सर फिर आंसर क्या आएगा? एक दिन पीछे मंडे, एक दिन पीछे संडे। संडे कहाँ गया ऑप्शन? ये रहा संडे। आई होप इट शुड नाउ बी क्लियर कि सर फेब्रुवरी लीप ईयर वाला कैलकुलेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है अच्छा है, 2 और डेज ले लेंगे, नहीं आ रहा 1 और डे ले लेंगे। एक और करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें तो लीप ईयर का कोई लोड ही नहीं आ रहा है सर, इसमें लीप ईयर का कोई लोड ही नहीं आ रहा है। 8 दिसंबर 2007 में थे, सैटरडे था, हम जा रहे हैं पीछे 8 दिसंबर 2006। आउटर दिख रहा है सर -1 ऑड डे, कोई लीप ईयर पिक्चर में आ ही नहीं रहा, और पीछे जा रहे हैं 7 से 6, इसलिए -1 कर रहे हैं। तो सैटरडे से पीछे जाएंगे, आंसर ऑब्वियसली आएगा फ्राइडे। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आई वेंट वेरी स्लो, मल्टीपल टाइम्स रिपीटिशंस, एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सपेक्टिंग आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके देखना, इट शुड बी नाउ बी क्लियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, 6th। मास्टर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस रिपीटेड, मास्टर ऑफ ऑल। सब बोलता है 1 जनवरी 2006 को संडे था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? 1 जनवरी 2006 वाज अ संडे, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो सर दिमाग लगाना, ठीक है। हम जाएंगे 2006 से 2007, 2007 से 2008, 2008 से 2009 एंड देन अल्टीमेटली 1 जनवरी 2010 आ जाएगा। ठीक है, जब मैं 6 से 7 में जाऊंगा आई कैन से एक ऑड डे ऐड कर दूंगा, क्योंकि नॉर्मल नॉन लीप ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है। तो 2006 से 2007 गया तो एक ऑड डे ऐड हुआ। 2007 से 2008 गया, आई कैन से स्टिल 1 मोर ऑड डे। 2007 लीप ईयर नहीं है तो 2007 की काउंटिंग करें और 2008 तक जाएं तो एक ही ऑड डे आया। बट सर 2008 से 2009 जाएंगे, 2008 तो सर बेसिकली लीप ईयर होता है, एंड व्हेन आई से 2008 बेसिकली लीप ईयर हुआ तो एक नहीं सर 2 ऑड डे ऐड हो जाएंगे, 2 ऑड डेज। एंड फिर उसके बाद जहां पे मुझे जाना है दैट इज 1 जनवरी 2010, उसको हम बेसिकली पिक्चर में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो सर बेसिकली बोलना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, सबका एडिशन। 2006 का एक ऑड डे, 2007 का एक ऑड डे, 2008 का 2 ऑड डे, 2009 का एक ऑड डे, सारे ऑड डे को आप ऐड कर दो तो टोटल ऑड डेज कितना आ रहे हैं? 2 + 1 3 4 5 ऑड डेज आर कमिंग इनटू पिक्चर। ओके सर, व्हाट नेक्स्ट? मुझे दिख रहा है वहां पे कि 1 जनवरी 2006 को संडे था। संडे में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 5 ऑड डे ऐड करने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो मैं टिक करूंगा फ्राइडे को। ठीक है, वापस एक बार सर 2006 हमने काउंटिंग 1 जनवरी फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2006 से 2007 में जा रहे हैं, मतलब 2006 का एक ऑड डे। 2007 से 2008 जा रहे हैं, मतलब 2007 का एक और ऑड डे। ठीक है, ये +1 +1। 2008 से 2009 में जा रहे हैं, 2008 के 2 ऑड डे बिकॉज वो लीप ईयर है, एंड 2009 से 2010 जा रहे हैं, मतलब अगेन +1। तो हर साल के नंबर ऑफ ऑड डेज निकाले, सबको ऐड करा, 5 ऑड डे आया। हमारा जो दिन था संडे, उसमें 5 ऑड डे ऐड कर दिया, आंसर आ गया फ्राइडे। कितना सिंपल है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो जिससे मैंने पहले किया था, और आप ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज मोर इजी, दिस इज मोर इजी। ठीक है, कि हर साल के अंदर ऑड डे फाइंड करा और फिर उसको ऐड कर दिया। ये आपके बेसिक सम्स थे जो आपकी एग्जाम में आते हैं। बिकॉज दिस इज सॉर्ट ऑफ रिविजन लेक्चर, तो मैं फोकस हूँ पूरे के पूरे एग्जाम वाले क्वेश्चंस के ऊपर, नॉट द वंस दैट आर नॉट बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। उस पर अभी फोकस नहीं हो सकता बिकॉज अभी बहुत हाई टाइम चल रहा है। तो आप बेसिकली ये 6 क्वेश्चंस देखे जाओगे मेरे, जो मैंने आपको करवाया अभी, एंड मोटा मोटी इसमें से एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो
expecting this should be very much clear. I think we took only 20 minutes to cover up the whole of calendar. ठीक है, just by one trick that सर जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आप देखो odd days कितना निकल के आता है, and we are done already. ठीक है, आगे मूव करते हैं towards clocks, which was I think 8th chapter. Again one of those chapter which is considered to be quite difficult. ठीक है, देखिए यहाँ पे जगह है, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ. फॉर्मूला आ गया, सब कुछ आ गया. सर क्या फॉर्मूला क्या है? डिग्री इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h. वापस बोलता हूँ, डिग्री इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h, जिसके अंदर m ऑब्वियसली बात कर रहा है मिनट्स, h बात कर रहा है आवर्स. आपको अगर ये फॉर्मूला आता है आप समझ लो आपको पूरा चैप्टर आता है. ऑब्वियसली यार लीस्ट कंसर्न विथ सर डेरिवेशन क्या है, लीस्ट बॉदर्ड, ही इजी है, एक पेज का है, मैं करवा दूंगा आपको, बट कोई सेंस नहीं है उसका. हम वैसे भी एग्जाम के अंदर हमको ओरली करना है, तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, डिग्री इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h, दैट्स इट. जिसमें m का मतलब मिनट्स है, h का मतलब आवर्स है. कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया के अंदर सर या तो आपको वो डिग्री एंड आवर्स दे देगा और आपसे पूछेगा मिनट्स बताओ, या फिर मिनट्स एंड आवर्स दे देगा, आपको बोलेगा डिग्री बताओ. इट विल बी आइदर और. मतलब 3 वेरिएबल दिख रहे हैं मुझे, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं. हमेशा आपको 2 वेरिएबल दिए होंगे और एक आपको फाइंड करना होगा. ठीक है, कितना सिंपल है. एक क्वेश्चन करें और मैं अभी से बता दूं, इसके अंदर अपन चेंज भी करने वाले हैं. इस फॉर्मूला में एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन भी है जब ये माइनस प्लस बन जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना, आपको बताऊंगा. ठीक है, हिमांशु भाई गेट बंद कर दो. ओके, कमिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. फोकस करना, जो आपको मैंने बताया उस पर ध्यान देना. डिग्री इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h इज व्हाट वी शुड नो. फाइंड द एंगल ऑफ 7 hours and 20 minutes. सर आवर्स दिया हुआ है, मिनट्स दिया हुआ है, सीधा फॉर्मूला में लगाएं एक बार. डिग्री एंगल कुछ है ना, डिग्री मतलब इज इक्वल टू 11/2m में 20 रख दिया माइनस 30h में 7 रख दिया. ओके सर, व्हाट नेक्स्ट? अब कुछ नहीं, इसको आपको बेसिकली सॉल्व करना है. सॉल्व करते हैं. 110 माइनस 210, आंसर आया 100. माइनस को इग्नोर कर देंगे ऑब्वियसली, आंसर आया 100. मतलब 100 डिग्रीज बनता है 7:20 के अंदर. 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा सर, 1 सेकेंड में. एक और ट्राई करते हैं. वापस डिग्री पूछा है. फाइंड द एंगल ऑफ 50 minutes past 5, 5:15 हुआ, वो आपसे डिग्री पूछ रहा है. डालते हैं सर फॉर्मूला के अंदर वापस. डिग्री इज इक्वल टू 11/2m में 15 डाला माइनस 30h में 5 डाला. सॉल्व करें इसको. 165/2 माइनस 150/1 एलसीएम से कर देते हैं. 165 माइनस 300, तो आंसर कुछ आना चाहिए आपका 125 डिवाइड बाय 2, जो आता है 67.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जो भी आंसर आता है 135, हाँ 135/2 67.5. ठीक है, इसको सॉल्व किया, कुछ नहीं करा. 300 में से 165 माइनस करोगे तो 130 एंड 5 135, 135 डिवाइड बाय 2 67.5 आपका आंसर आ जाएगा. माइनस को आप ऑब्वियसली इग्नोर कर दोगे, तो मैं टिक कर दूंगा इसको. सिर्फ फॉर्मूला में डाला एंड आंसर आ गया. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं सर. क्वेश्चन नंबर 3, सेम कैटेगरी, मुझे सेम कैटेगरी दिख रहा है. करते हैं सर सॉल्व. फाइंड द एंगल ऑफ 21 minutes past 10. वही डिग्री इज इक्वल टू 11/2m 21 माइनस
30h इज 10, 10:21 हुए ना। सॉल्व करते हैं सर। 21 इंटू 11 करना पड़ेगा, आई थिंक 231 होता है। 231 डिवाइड बाई 2 माइनस 300 अपॉन 1। इसका बेसिकली सॉल्व करोगे, सॉल्व करो, मैं वेट करता हूं क्या आता है, मैं भी साथ में करता रहता हूं। एलसीएम ले लेंगे 231 माइनस 600, ऐसा मेरा कुछ आया, सॉल्व करना पड़ेगा। 600 माइनस 231 ओरली करेंगे, ठीक है। एग्जाम में कैलसी वैल्सी तो सब मुंह में आया। सर क्या आएगा, 369 के आसपास कुछ आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 600 माइनस आप 230 करोगे तो आपका एक राउंड फिगर मिल जाएगा, फिर उसके अंदर एक का एडजस्टमेंट कर दो, करिए, वेट कर रहा हूँ। 600 माइनस 231 अपॉन 2, आई वेट करके देखो, ओरली एग्जाम में ओरली ही करना पड़ेगा, मैं वेट कर रहा हूं, प्लीज मेक इट फास्ट। आ गया सर, कितना आया, 369 डिवाइड बाय 2, डिवाइड करेंगे सर, 370 को 2 से डिवाइड करते तो आपका अराउंड 180 के आसपास आता, 185 के आसपास। मेरे पास ऑलरेडी आंसर है 184.5। ऑप्शन से समझ में आ गया कि 369 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो इट विल बी 184.5। तो 3 सिमिलर कैटेगरी के क्वेश्चन जो एक बार में झटके में सॉल्व हो जाएंगे, जस्ट विद दैट फॉर्मूला व्हिच आई गिव यू, डिग्री इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। वेरी इजी, ठीक है, वेरी इजी। रब करता हूं मैं इसको, एक्सपेक्टिंग आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक बार और देख लेना रिपीट मोड पे, समझ में नहीं आया तो, वैसे मुझे लगता है कि मैं समझा तो इतना अच्छा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब तो दिमाग लगाते हैं सर, मैं 4 बाद में करता हूँ लास्ट में, पहले मैं 5 करता हूँ, ठीक है, पहले 5 करते हैं। एट वॉट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक को इंसाइड। सर को इंसाइड का मतलब होता है आर का काटा एंड मिनट का काटा दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो सर डिग्री कितना होगा, 0, मतलब डिग्री दिया हुआ है उसने इनडायरेक्टली 0 करके। At what time between 3 o'clock and 4 o'clock will the hands of the clock coincide? दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर होंगे, कोइंसाइड मतलब डिग्री 0 होगा, एक के ऊपर एक डिग्री 0 होगा। सर और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सर आज दिए हुए हैं, उसने बोला 3:00 हुआ है, डिग्री 0 है, तो डिग्री दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, मिनट्स फाइंड करना है, ठीक है। 4 इररिलेवेंट है, 3 और 4 के बीच में है, मतलब 3:00 तो h तो 3 हुआ ना, 3:00 है तो h ऑब्वियसली 3 हुआ, तो 4 इररिलेवेंट हो गया। तो मेरे पास डिग्री है, आवर्स है, मिनट फाइंड करना है। आओ सर फॉर्मूला लगाते हैं, 0 इज इक्वल टू 11/2 m मुझे नहीं पता, माइनस 30h, h 3 है, इसको सॉल्व करूंगा सर मैं। चल मैं आपके साथ ही करता हूं, मैं आपके साथ ही करता हूं। 0 इज इक्वल टू 11/2m माइनस 90, ये 90 वहां चला जाएगा, ओके सर। 90 इज इक्वल टू 11/2m, 2 वहां जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 180 इज इक्वल टू 11m, यहां तक मैं पहुंच गया और यहां से आपको m निकालना है, विच टू मी इज वेरी सिंपल। आप डिवाइड करेंगे 180 को 11 से, 11 1 जा 11, 7 0, 11 6 जा 66 एंड 4 रिमाइंडर बच गया। तो आपका आंसर क्या है, आंसर तो ये है ना 16, तो आंसर हो गया 16, 4/11, 16 तो आंसर है, ये रहा 16 आंसर। 4 डिवाइड नहीं हो पाया 11 से, तो 16 4/11 कर दिया। आंसर देखिए ऑप्शन में है, ये रहा सर डी, 16 4/11 पास्ट 3। वापस समझाता हूं मैं आपको, ये आया कहां से, ये देख 16 मेरा मेन आंसर है, ये तो मेन आंसर है 16, इसको मैंने यहां पे लिख दिया मेन आंसर को। 4 डिवाइड नहीं हो पाया 11 से, पॉइंट में बहुत गंदा गंदा आता, मैंने उसको ऐसे ही रख दिया 16 4/11। कितना आसान है देख, एक फॉर्मूला एंड द होल चैप्टर इज अ केक वॉक। ओके सर, और करते हैं सर,
और करते हैं। अच्छा ये मिटाता हूं मैं, और मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, मैं उसको कर लेता हूं। आप पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो। यू कैन ऑब्वियसली पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस ऑन योर ओन। ऑब्वियसली बाद में आंसर मैच करें ना मेरे आंसर के साथ, आप ऑब्वियसली वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कॉन्फिडेंस आ गया सर हमको, यू कैन ऑब्वियसली ट्राई ऑन योर ओन। ठीक है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी एट अ राइट एंगल? सर मतलब 90 डिग्री, तो डिग्री दे दिया 90 इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 30h। सर m दिया है क्या? नहीं यार m वापस नहीं दिया उसने, मिनट्स पता ही नहीं मुझे। m माइनस 30, सर h दिया है क्या उसने? सर कितना है h, 4 है या 5 है? वापस बोलता हूं, 4 बज के कुछ मिनट हो रहा है, तो मुझे 4 पता है ना, 4, 5 कितना इररिलेवेंट है, 4। बस सॉल्व करो, आंसर आ गया। करूं मैं? चल कर देता हूं। 90 इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 120। 120 वहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 210 इज इक्वल टू 11/2 m। इसको सॉल्व करेंगे, 420 इज इक्वल टू 11 m एंड आपको m का आंसर आ जाएगा। जल्दी से करिए। 420 डिवाइड बाई 11, मैं वेट कर रहा हूं, मेक इट वेरी फास्ट। मैं नीचे कहता हूँ साथ साथ में 420 डिवाइड बाई 11, लिखना कैसे वो इंपॉर्टेंट है। 38 तो आंसर है, फाइंड करा। 2 डिवाइड नहीं हो पाया 11 से, 2/11 ये मिनट्स है जो आपने फाइंड करा। आंसर है क्या? ये रहा सर, 6 का C। 32/11 पास्ट 4। इजी। 7 पे आते हैं। देख 7 क्या बोलता है। एट वॉट टाइम बिटवीन 5 o'clock एंड 6 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक को इंसिडेंट। ये तो वापस सेम ही क्वेश्चन, मैं नहीं करूंगा। 0 डिग्री। ठीक है, वापस सेम, या आप खुद से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि सेम ही क्वेश्चन हो गया 0 डिग्री वाला। नीचे वाला भी वही लिखा है, टुगेदर। टुगेदर मतलब वापस 0 डिग्री। ठीक है, तो 7 8 रिपीटेशन हो गया, जहां पे आप सब कुछ वही लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि सर H5 होगा, यहाँ पे H9 होगा। क्लॉक को इंसिडेंट मतलब डिग्री 0 है, टुगेदर है साथ में है मतलब डिग्री 0 है। नीचे आते हैं, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बोलते हैं सर हाउ मेनी टाइम्स डू दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक पॉइंट टुवर्ड्स ईच अदर इन अ डे। इसको अलग तरीके से भी कर सकते थे। सर घड़ी के कांटे सपोज कोइंसाइड कितनी बार करते हैं, सेम ही लॉजिक होगा। घड़ी के कांटे कितनी बार एक दूसरे से कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होते हैं इन द 24 आवर्स। ठीक है, डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। तब लॉजिकली सोचो, मैं आपको आसपास बताऊंगा, नॉट एग्जैक्टली पर आसपास। सब 12 बजे साथ में होंगे दोनों आवर्स एंड मिनट्स का हैंड। फिर कुछ 1:06 पे, फिर कुछ 2:11 पे, फिर कुछ 3:17 पे। आप ट्राई कर सकते हो घड़ी है तो 4:18 पे, 5:18 भी नहीं, थोड़ा ज्यादा होगा ना, 22, 5:26 पे, रफली बोल रहा हूं। 6:32, 7:37, 8:42, 9:47, 48, 10:55। सर फिर 11 बज के क्या, 11 बज के कुछ नहीं भाई, फिर सीधा अपन वापस मिलेंगे 12 बजे, वापस साथ में होंगे। मतलब कितनी बार हुआ देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, फिर तो वापस 12 बज गए ना। मतलब 12 घंटे के अंदर 11 बार, मींस 12 से लेके
11:59 तक, लेट्स से दिस इज 12 AM, दिस इज PM, 11 बार दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर है, तो 24 घंटे में कितनी बार आएंगे? इंटू 2, 22 बार, 22 आंसर हो गया सर। एक रटा मारना आसान है, मैं आपको आउटराइट बोल दूंगा 22 बार आएगा, एग्जाम में लिख कर आ जाना, बट दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। वो अपने रट्टा मारा है, हमने आपको लॉजिक समझाया, आप मैच करके देखना इसको एक बार, बाद में मैं मैच कर चुका हूं। इट विल कम टू 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में इंटू 2, 22 बार। ठीक है, अब रट्टा मार सकते हैं कि हाँ 22 बार होता है, बट एक बार तो लॉजिक आना चाहिए ना भाई। अभी 2 क्वेश्चन बचे इस चैप्टर के अंदर, डिफिकल्ट वाले। देख क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छोड़ दिया था सर, क्यों? इसमें वो साइन चेंज होगा, मैंने कहा था ना कभी कभी ऐसा होता है कि माइनस की जगह आपको प्लस लगाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है। दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस, 4th वाला। फाइंड एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। साथ में है पर एक दूसरे के ऊपर नहीं है, सामने सामने है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर साथ में नहीं है, मतलब सामने सामने है। सामने सामने मतलब सर कितना हुआ? 180 डिग्री हो गया, सामने सामने स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 180 डिग्री, मतलब ये क्लॉक है, अगर दिस इज द क्लॉक, हम ऐसे बोल रहे हैं आपको स्ट्रेट लाइन। तो अगर पूरा 360 होता है तो ये 180 हो जाएगा, ये भी 180 है, इससे टोटल 360 होता है, ये 90 हो जाता है। इतना, कितना सिंपल है। तो मेरे को डिग्री उसने दिया हुआ है सर, डिग्री हैज बीन गिवन। और क्या दिया हुआ है सर उसने मुझे? आज दिया हुआ है 8, आज दिया हुआ है 8 बज के कुछ मिनट हो रहा है, मतलब h is 8। अब देख मैं इसको सॉल्व करता हूं। 180 इज इक्वल टू 11/2, m नहीं पता, माइनस 30, h पता है 8। सॉल्व करें इसको। 180 इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 240। बस अब रुक जा, अगर तू 240 को वहां पे लेकर गया तो ऐड होगा, और ऐड होके वो 360 से ऊपर हो जाएगा। तू ऐसा ध्यान रख कि जब भी यहां से वहां पे जाएगा 360 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सर क्या करूं मैं फिर अब? क्योंकि 240 में 180 ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 420, जो 360 डिग्री से ज्यादा हो गया, नॉट सेंसिबल। अब मैं यहां पे कर दूंगा प्लस, इस साइन को चेंज करके मैं कर दूंगा इसको प्लस। सर वापस प्लस क्यों करा आपने? बिकॉज जब मैं यहां से वहां पे लेके जा रहा हूं तो 360 से एक्सीड कर रहा है, एंड घड़ी के अंदर 360 डिग्री ही होता है, तो हमने उसको प्लस कर दिया। अब अगर वो आ जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा। सर कितना आएगा? 60। 240 वहां पे गया तो 60 हो गया, इज इक्वल टू 11/2 m। बस अब तो सॉल्व करना है। 2 वहां पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 120 इज इक्वल टू 11 m। ये रहा सर 120, 11 11 1 जा 11, 1 0, यहाँ पे 0 लिया और आंसर ये आ गया 10। मेन आंसर 10, 10/11। ये ऑप्शन में मेरे पास आई डोंट नो, ये रहा ना ए ऑप्शन 4 का ए, मैंने चेक कर लिया 10, 10/11। वापस रिपीट करूं आपके लिए सर, 100% क्लैरिटी नहीं आई, चलो वापस रिपीट करता हूं। जब ये वाला फिगर यहां पे जाए और 360 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, प्राइम ऑफिस यहाँ पे क्या था 90% केस में यहाँ पे माइनस ही होगा, तो 240 जब वहां पे जाएगा तो प्लस होता है, तो 240 180 दोनों ऐड करेंगे, 360 के एक्सीड ऊपर जा रहा है, मतलब ऐड नहीं कर सकते, तो झक मार के मैं इस माइनस को कर दूंगा प्लस। अभी वहां पे जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 240 विल कम टू 60। ठीक है, तो ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि यहां पे जाके वो 360 के ऊपर जा रहा है, साइन विल चेंज। अभी भी एक कैटेगरी बचा, मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा। इरा देख, रिफ्लेक्स एंगल सब कुछ सेम जो हमने अब तक करा, बस जो भी आपका आंसर आएगा ना उसको आप 360 में से माइनस कर देना, बस बाकी सब कुछ सेम। करूं एक क्वेश्चन, ये देख, इसने कुछ भी करा हम हमारे मेथड से करेंगे।
2:45 हो रहे हैं, उसका आपको एंगल निकालना है। तो डिग्री इज इक्वल टू 11/2, एम मुझे पता है 45 माइनस 30h। सॉल्व करें, डिफिकल्ट हो गया। 45 इंटू 11 कर लेते हैं, 450 45 495, 495 डिवाइड बाई 2 माइनस 60, 495 माइनस 120 डिवाइड बाई 2 करें, 375 डिवाइड बाई 2 विच इज कमिंग टू बी 187.5। हाँ, अब तक जो करा वही है, पर क्वेश्चन क्या था, रिफ्लेक्स एंगल, मतलब आपने जो भी करा वो तो ठीक है, उसके बाद आपका जो आंसर आया उसको आप 360 में से माइनस कर दो एंड यू विल फाइंड 172.5। तो रिफ्लेक्स एंगल में कुछ भी नहीं है, जो करते हैं अपन वैसा ही करना है, बस जो भी आपका आंसर आता है फाइनल आंसर उसको 360 में से माइनस कर देना, देन दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर के एक स्टेप आगे जाना है, अगर सिर्फ अगर क्वेश्चन रिफ्लेक्स एंगल का है तो। कितना आसान है देख, वेरी 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 इजी। लो सर, 10 जितने सम कर लिए अपने, क्लॉक के भी 10 जितने, 7 8 9 9 और 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, वेरी सिंपल। तो मैं आपस इंडेक्स में आऊँ अगर एक बार, तो नाउ द फोबिया ऑफ कैलेंडर शुड बी गॉन, द फोबिया ऑफ क्लॉक्स शुड बी गॉन। इन द सेम वे आई विल मेक श्योर दैट द फोबिया फॉर ब्लड रिलेशन इज ऑल्सो गॉन। बट आपको मेरी कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना होगा, कुछ टेक्निक्स को, ठीक है सर, कौन सी टेक्निक्स, देख सुन। अगर हम किसी ब्लड रिलेशन पर आ गए, ठीक है, ब्लड रिलेशन इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद। अगर हम बात करेंगे किसी मेल की इन द क्वेश्चन, हम उसको डिनोट करेंगे विद अ ट्रायंगल। मेल, ये सब ट्रिक्स है मेरी। सर्कल हम यूज करेंगे डिनोट करने के लिए फीमेल को, या पहली बात ध्यान रखोगे। दूसरा, सर अगर मैं आपको ऐसा बोले कि आपके पिताजी के पिताजी, सबको पता है ग्रैंडफादर की बात हो रही है, उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, एग्जाम में ड्रॉ करना मतलब माइंड में ड्रॉ होगा, उससे आपके 90% आंसर आ जाएंगे। तो हमने बोला आपके पिताजी के पिताजी, सपोज यू आर अ मेल, सपोज ट्राइंगल, आपके पिताजी, हम बनाएंगे एक फैमिली ट्री, उनके पिताजी, हो गया सर। तो आपको दिमाग में बेसिकली डायग्राम बनाना है, जो एकदम से नहीं बनेगा, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एंड आपने ऐसे 5-10 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करे, माय ट्रिक विल बी सफिशिएंट इनफ कि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर पाओगे। तो घुमा फिरा के हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि सर फैमिली ट्री बनाना है अपन को, एंड मेल फीमेल को डिनोट करना है, ठीक है। मैं आपको अच्छे क्वेश्चन पे लेके जाऊँ एक बार, अगर इनिशियल लेवल के, तो मैंने कुछ क्वेश्चन निकाल के रखे आपके लिए, आंसर छुपा दिया, ऑब्वियसली आंसर नहीं देखेंगे हम। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, फोकस करना, अभी कुछ मत करना, मुझे करने देना, आपको सॉल्व करने में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा। ए इज बीज डॉटर, ए इज बीज डॉटर, फैमिली ट्री एंड सर्कल्स एंड ट्राइंगल सबको ध्यान रखना। ए इज बीज डॉटर मतलब बी ऊपर आएगा फैमिली ट्री में और ए नीचे आएगा, और ए बी की डॉटर है मतलब ए के अंदर सर्कल भी आ गया, इजी फैमिली ट्री। ए इज बीज डॉटर, तो बी ऊपर ए नीचे, और क्योंकि डॉटर है ए को हमने सर्कल कर दिया। बी का जेंडर नहीं पता, अभी गेस नहीं कर सकते। आगे कॉमा, बी इज सीज मदर, तो बी का जेंडर पता पड़ गया, बी मदर है सर किसकी, सी की। अब मैं सी को कहां बनाऊंगा, एक जनरेशन नीचे, तो यहां पे सी आ गया सर। वापस करें, ए इज बीज डॉटर, तो ए नीचे है बी ऊपर है। बी इज सीज मदर, तो बी में सर्कल आ गया, सी नीचे आ गया। आगे, बी इज सीज ब्रदर, सेम जनरेशन है बाजू बाजू में, बी इज सीज ब्रदर। क्वेश्चन है, हाउ इज बी
रिलेटेड टू ए, इसका क्वेश्चन पूछा, इसका टू दिस, तो डी ए का क्या लगता है? आपने अगर फैमिली ट्री बना लिया, आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा सर जनरेशन सेम है। जनरेशन सेम है मतलब फादर नहीं हो सकता, ग्रैंडफादर नहीं हो सकता, सन नहीं हो सकता, ऑटोमेटिक ब्रदर आंसर आ गया। ले, कितना आसान कर दिया। और ये आपको इनिशियली ड्रॉ करना पड़ेगा 5 से 10 क्वेश्चन में, फिर तो ये सब आपके माइंड में बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखिए एक बार, डी इज ब्रदर ऑफ ए। सिंपल। एक और मैं करता हूं फिर आपको करने को दूंगा। ठीक है, एक और मैं करता हूं फिर आपको करने को दूंगा। P इज Q's ब्रदर, P इज Q's ब्रदर, P भाई है Q का, और भाई बोला मतलब ट्राइंगल। ठीक है, R इज Q's मदर, ऊपर आएगा सर जनरेशन ऊपर, और मदर बोला मतलब सर्कल भी आ जाएगा। ओके, S इज R's फादर, S इज R's फादर। ओके, मस्ती कर रहा है। T इज S का मदर, ओके हम ही मस्ती करते हैं। T इज S का मदर, फैमिली ट्री बना लिया मस्त वाला। क्वेश्चन देखना, हाउ इज P रिलेटेड टू S, P के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। S का क्या लगता है? मुझे दिख रहा है यहाँ पे P नीचे है, S ऊपर है, एंड क्वेश्चन पूछा है P के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर मैं ऑप्शन भी देखूं, ट्राइंगल है मतलब फीमेल तो हो ही नहीं सकता, ग्रैंड डॉटर कैंसल, ऑप्शन में से ग्रैंड मदर कैंसल, क्योंकि ट्राइंगल का ट्रिक है मेरे पास, तो सर फीमेल जेंडर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन है ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रैंडसन, सर यहां से यहां पे पूछा है तो पी ऑब्वियसली ग्रैंडसन होगा। हाँ ऐसा पूछा होता ना, टी का क्या लगते हैं तो हम बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडसन, पर हम तो ऐसे पूछा है, तो दादाजी के लिए पूछा है पी, तो ग्रैंडसन हो गया। तो जस्ट सी कितना हेल्प करता है आपको ये डायग्राम, अगर आप मेरा ट्रिक फॉलो करते हो तो। 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे ही निकल गए, एंड बिकॉज ऑफ द ट्री हमको आंसर डायरेक्टली मिल गया बाकी 2 में से। सो ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट इज द डायग्राम, द ट्रिक। अब आप पॉज करके अगला वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं, आ जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप लाइक एनीथिंग, एंड मजा आ जाएगा। आंसर देखें, एस इज ग्रैंडफादर ऑफ पी, मतलब पी अपना ग्रैंड सन हो गया। ठीक है, तो यही आंसर है, ग्रैंडफादर वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। थर्ड, ये आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन, वीडियो पॉज करके। आपको लगता है कॉन्फिडेंस और चाहिए तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो में। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, ओके। सी इज डीज फादर, मां कसम इसको ड्रॉ ही नहीं कर सकता अभी, ना मुझे ये पता है सी को कहां पोजीशन करना है, ना मुझे ये पता है मुझे डी को कहां पोजीशन करना है, आई डोंट नो आइदर नाइदर। आगे बढ़ जाऊंगा, वो पेंडिंग रखते हैं। ई इज बीज मदर, ओके, ई इज बीज मदर, एक जनरेशन ऊपर एंड सर्कल। आगे, ए एंड डी आर ब्रदर्स, ओके, यहां डी बनाया और यहां वापस ट्रायंगल कर दिया, ए एंड डी आर ब्रदर्स, ओके। अब वहां जाते हैं, अब कर सकते हैं उसको, सी इज डीज फादर, अब कर सकते हैं, सी इज डीज फादर, मस्त एक फैमिली बन गई सर। अब देख, अगर ए एंड डी भाई भाई हैं एंड बी का भाई ए है, मतलब ये सबके सब एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर ई सॉरी ई बी की मम्मी है, मतलब ई ए की भी मम्मी है और ई डी की भी मम्मी है। अगर सी डी का फादर है तो ए का भी फादर है, बी का भी फादर है, मतलब ई एंड सी हस्बैंड वाइफ है। कितना मजा आया सर, वापस बोलूं, क्वेश्चन दिया ई बी की मदर है, ठीक है, ए एंड बी, ए बी का भाई है तो ए की मदर भी ई हुई। सर ए एंड डी भाई भाई है तो ई डी की भी मदर हुई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, डी का फादर सी है तो सी ए का भी फादर हुआ और सी बी का भी फादर हुआ। तो अगर ए मम्मी है और ई मम्मी है और सी फादर है तो दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? अरे हस्बैंड वाइफ लगते हैं। और ई में सर्कल भी दिया हुआ है सर, तो आउटराइट आंसर हो गया। मजा आया?
सच बताना, एकदम दिमाग के सारे वायर्स खुल जाएंगे अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो तो। मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन भी करा सकता था मैं। आई एम ट्राइंग टू डू ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। 3 आसान हो गया सर। लास्ट एक में 4th करता हूँ, देन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे प्रोविंस के बुक में से। आपके पास जो आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां का आपका जो मटेरियल होगा वहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं खुद करता हूं, आपको आता है तो आप पॉज कर सकते हैं फॉर श्योर। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, सेम जनरेशन और ए लड़की है। बी इज ब्रदर ऑफ सी, जेंडर पता पड़ गया, और बाजू में सी आ गया, कोई सी का जेंडर नहीं पता, सेम जनरेशन चल रहा है। सी इज सन ऑफ डी, सी सन है डी के, मतलब डी ऊपर आएगा। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? क्वेश्चन पढ़े एक बार वापस। ए इज सिस्टर ऑफ बी, परफेक्ट बनाया। बी इज ब्रदर ऑफ सी, परफेक्ट बनाया। सी इज सन ऑफ डी, परफेक्ट बनाया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? अब इतना समझ में आ गया सर, ये सारे के सारे भाई बहन है, सारे के सारे भाई बहन है। तो अगर सी सन ऑफ डी है तो बाकी सब भी वही तो हुए, क्योंकि वो सब भाई बहन है। पर सर डी का जेंडर तो पता ही नहीं है मुझे, आई अग्री, डी का जेंडर नहीं पता, पर जो मेरे पास ऑप्शंस हैं उससे आंसर मदर ही निकल के आता है। क्योंकि डी ऊपर की जनरेशन में है, डॉटर नहीं हो सकता। अगेन डी ऊपर की जनरेशन में है, सन भी नहीं हो सकता। अंकल मदर बच्चा, अंकल को इंफॉर्मेशन दिया हुआ ही नहीं है, चाचा वाचा ऐसा कुछ चाचा मामा को दिया हुआ ही नहीं है। तो जग मार के आई एम लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू सिलेक्ट मदर, क्योंकि ऑप्शन में फादर नहीं है। सर ऑप्शन में फादर होता तो ऐसा क्वेश्चन ही पूछता ही नहीं, आपको जेंडर बता देता। तो जग मार के भी आप फोर्स्ड, पता है ना, कोर्जन, कोर्जन लॉ के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 15, कोर्जन, फोर्सफुली मुझे मदर सेलेक्ट करना पड़ रहा है। आंसर देखिए एक बार। वी आर लेफ्ट विथ नो चॉइस बट सिलेक्ट ए। बहुत आसान लगा होगा आपको, 4 क्वेश्चन में चारों खुद से करें सो दैट आपको डायग्राम बनाने में थोड़ा सा कंफर्टनेस आए। आप प्लीज एक बार ट्राई करिएगा, आपके पास जो भी मटेरियल है उससे डायग्राम बनाने का। डायग्राम बना लिया, सब कुछ आ गया, एवरीथिंग दैट मैटर्स इज द डायग्राम। तो आपके पास जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, ICSI का है या फिर आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां का है, या हमारे प्रोविंस का आपको चाहिए, या आपके पास ऑलरेडी है, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बाकी चैप्टर्स में मेरे हिसाब से डिफिकल्टी नहीं होती, आपको लगता है फिर भी डिफिकल्टी है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कौन सा चैप्टर में ट्रिक्स चाहिए। वीडियो को लाइक करना इफ यू फील लाइक कि आपका लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऑब्वियसली ये ट्रिक सबको हेल्प करेगा, आपको, आपके दोस्तों को। एंड आपको कोई चैप्टर में डाउट है, प्रॉब्लम है, ट्रिक चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इसको जल्दी से हम यूट्यूब पे ऑब्वियसली अपलोड करने वाले हैं, तो आप चैप्टर का नाम कमेंट करिएगा, हम उसके क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ट्रिक्स के साथ लेकर आएंगे। शेयर द वीडियो एंड ऑब्वियसली प्लीज लाइक द वीडियो, ठीक है। हैविंग सेड दैट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वी ऑब्वियसली एक्सपेक्ट यू कि हम साथ में होंगे CS एग्जीक्यूटिव के अंदर, जहाँ पे मैं आपको ऑब्वियसली लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड प्रोविंस का नाम आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, दैट वी हैव बीन द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द होल ऑफ इंडिया। सो एक्सपेक्टिंग यू टू पास, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना, मेहनत करना, कुछ छोड़कर मत आना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड हम मिलेंगे सीधा एग्जीक्यूटिव के अंदर, ठीक है। हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच एंड बाय। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, इट विल हेल्प ऑल ऑफ देम, ठीक है। चलो बाय, टाटा।